नमस्कार दोस्तों, आईलिंक आयुर्वेद हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर तुषार त्रिवेदी, पालनपुर, गुजरात से। पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर आयुर्वेद पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन। वैसे तो ये बहुत ही सहज सिंपल टॉपिक है, लेकिन उतना ही जटिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? वैसे ये समझाने की ज़रूर नहीं है, सभी जानते ही हैं, सभी ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किसको कहेंगे। तो पेशेंट हमारे पास आकर ऐसे कंप्लेन करते हैं कि एकदम सूखा हुआ ड्राई हार्ड स्टूल आता है। कभी कभी 2-3 दिनों में एक बार जाना पड़ता है। टॉयलेट जाते समय बहुत ही ज़ोर करना पड़ता है और ये सारी दिक्कतें होती है। कभी कभी पेशेंट कहता है कि टॉयलेट में बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है और टॉयलेट में जाने के बाद जब टॉयलेट जाके आता है पेशेंट, तो भी ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से पेट खाली हुआ नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सभी सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन के हम कहेंगे। और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ कभी कभी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी मिलते हैं हमें, जैसे कि पेशेंट बताते हैं कि पेट में गैस भरी रहती है, पूरे दिन पेट भारी रहता है, कुछ भी खाए या ना खाए, हरदम वायु नीचे से निकलती रहती है और बेचैनी सी मालूम होती है। तो ये सारे सिम्टम हमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन के साथ देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? तो मैकेनिकली उसके देखें तो 2 मेन रीज़न है। एक तो जो कॉलन, आंतों की जो अंदरूनी वॉल होती है, वो नेचुरली लुब्रिकेटेड होती है, तो इसके कारण जो स्टूल है वो आसानी से नीचे सरकता जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो अंदरूनी जो उसकी दीवार है इंटेस्टाइन की, वो ड्राई हो जाती है या फिर स्टूल खुद ड्राई हो जाता है, तो वो इजीली आगे की तरफ नहीं सरक पाता और इसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो कॉलन है उसकी वॉल की एक पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो स्टूल को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाती है और हमें मोशन जाने की इच्छा होती है। लेकिन किसी कारणवश ये जो पेरास्टाल्सिस मूवमेंट है, जो कि स्टूल को आगे की तरफ धकेलती है, वो कम हो जाती है। तो इसके कारण स्टूल आगे की तरफ नहीं जा पाता और कॉन्स्टिपेशन होता है। ये 2 मेन रीज़न हम कह सकते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसके लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो जो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, यंग एज में जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे ओल्ड एज में जो आजकल बहुत ही कॉमन है, उसमें कॉन्स्टिपेशन जो होता है तो वो किस कारण से होता है और क्या ध्यान उसमें रखना चाहिए। पहले देखते हैं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। तो अक्सर बच्चों के साथ पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा 2-3 दिनों में एक बार लेट्रिन करता है। लेट्रिन करते समय बहुत ही ज़ोर लगाता है वो, और ज़ोर लगाने के साथ कभी कभी 2-3 ड्राई स्टूल उसको पास होते हैं और कभी कभी इतना ज़ोर लगाना पड़ता है आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण कॉन्स्टिपेशन के हैं। तो मैंने अभी तक 2 मेन रीज़न देखे हैं कि जो बच्चे अक्सर मिल्क डाइट पर रहते हैं और कुछ खाना कम प्रीफर करते हैं, जैसे कि गेहूं की रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब कम खाते हैं और सुबह शाम या रात को बार बार दूध पीते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। खास करके भैंस का दूध ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करता है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दूसरा एक रीज़न ये है कि दूध में लैक्टोज नामक एक द्रव्य रहता है जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। इसको लैक्टोज इनटॉलरेंस बोलेंगे। तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में गैस होती है, खाने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे पेरेंट्स को दवाइयों के साथ साथ मैं 2 एडवाइस देता हूँ। एक तो भैंस का दूध बंद करके गाय का दूध पीना चाहिए, और गाय के दूध में भी जितना दूध है उतना पानी ऐड करके पानी जला दें गर्म करके, और वो दूध गुनगुना गर्म पिए। उसमें 1-2 चम्मच घी भी, गाय के देसी घी भी डालें, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। और दूध के साथ साथ गेहूँ है, चावल है, घी, फ्रूट्स, वो भी खाने में ऐड करना चाहिए।
दूसरा रीज़न है कि जो बच्चे ज़्यादा मैदे वाली बिस्कुट, ब्रेड, पाव या फिर वेफर्स आदि बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं, ज़्यादा मीठा जो खाते हैं, तो उनमें पेट में कृमि होने की संभावना बढ़ती है। तो ऐसे में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ऐसे बच्चों को जो कृमि को दूर करे ऐसी दवाइयों के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन दूर करे ऐसी दवाइयों की भी ज़रूर पड़ती है। तो ये दो रीज़न थे जो मैंने आपको बताए, दूसरे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं यंग एज में। सबसे पहला जो रीज़न है कि आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना। यंग एज में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर आप देर रात तक जागते हैं तो उसके कारण शरीर में वायु बढ़ता है और वायु आंतों में जाकर वहाँ पर जो स्टूल है उसको सूखा देता है, ड्राई कर देता है, हार्ड कर देता है। तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल ठीक तरीके से नहीं आ पाता। तो अगर आप यंग एज में हैं, आप देर रात तक जागते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ़ है या फिर पेट के लगती कोई भी और समस्या है, तो मैं सलाह दूंगा कि रात को कम से कम 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 6 बजे जल्दी से उठना चाहिए। दूसरा रीज़न यह है कि लैक ऑफ मूवमेंट। जो यंग एज वाले ज़्यादातर बैठे रहते हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं, ऐसी जॉब है या फिर ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरे दिन बैठा रहना पड़ता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, तो वो भी एक रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होने का। और उसके साथ में उसके ऑपोजिट जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, खास करके जिम में जाकर, और उसमें भी स्पेसिफिक एब्डोमेन की, एब्स की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आजकल ज़्यादा लोग करना पसंद करते हैं एब्स बनाने के लिए। तो उसके कारण क्या होता है कि जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं हमारे, वो टाइट हो जाते हैं और कॉलन की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जो वायु नीचे की तरफ जाना चाहिए वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, उसके कारण वायु ऊपर की तरफ चला जाता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। साथ में एक चीज़ ये भी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिम जो जाते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो प्रोटीन पाउडर या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि अकेले ऐसे प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, वो कॉन्स्टिपेशन करता है, गैस फॉर्मेशन करता है। मैंने अक्सर देखा है, सुना है कि जो जिम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उनको कॉन्स्टिपेशन या पेट के लगती समस्याएं होती ही है, तो बीन्स में से या फिर गाय के दूध में से आपको प्रोटीन पाउडर सेवन नहीं करना। तो चौथा और लास्ट मेन रीज़न है स्ट्रेस। आजकल ये भी बहुत ही कॉमन है यंग एज में, जॉब्स में या फिर बिजनेस में या फिर स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट की मूवमेंट डिस्टर्ब होती है। हमारा मन और हमारा पेट एक दूसरे के साथ बहुत ही गाढ़ रिलेशन में होते हैं। अगर मन आपका डिस्टर्ब होता है, आप चिंता करते हैं, आप डिप्रेशन में होते हैं, तो पेट भी खराब होगा। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि हमारा जो पेट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, कॉलन है, वो दूसरा ब्रेन है। तो उसी तरीके से जब हमारा पेट बिगड़ता है तो मन भी बिगड़ता है। तो वैसे हमें सदा खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, और ज़रूर पड़े तो आयुर्वेद फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन को दूर करें, हमारी अग्नि को ठीक करें, ऐसी दवाइयों के साथ हमारे मन को शांत करें, ऐसी दवाइयों की भी ज़रूर होती है। और कभी कभी आयुर्वेद पंचकर्म में शिरोधारा पद्धति है, वो भी इसमें फ़ायदा करती है। उसके बाद देखेंगे ओल्ड एज में, ये बहुत ही कॉमन है और स्वाभाविक भी है। आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसे जैसे हम वृद्ध हो जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, तो शरीर में वायु बढ़ता है, और ये वायु बढ़ने के कारण शरीर सूखता जाता है। शरीर तो सूखता ही है, साथ साथ शरीर की जो धातुएं होती है वो भी सूखती जाती है। तो और जो स्टूल होता है वो ड्राई होता है, जो कॉलन की वॉल्स है वो जो नेचुरली लुब्रिकेटेड थी वो ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है और वो कॉमन है। तो उसमें दवाइयों के साथ साथ डाइट में भी चेंजेस लाना ज़रूरी है।
जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं वैसे कुछ बीमारियाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि भी होती हैं। तो मॉडर्न डॉक्टर सलाह देते हैं कि बिल्कुल भी घी नहीं खाना है, मीठी चीज़ें नहीं खानी है आपको। तो उसके कारण भी ड्राइनेस शरीर में होती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। देसी गाय का घी खाने में कोई भी हर्ज नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ़ हो, लेकिन सुबह शाम 2-2 चम्मच देसी गाय का घी दूध के साथ ओल्ड एज वाले में, जो खासकर लोग हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, उनको ज़रूर से खाना चाहिए, वो लाभदायी होगा। खाने में और जो वायु बढ़ाए, जैसे कुछ बीन्स है या फिर हम जो सूखी रोटी वगैरह खाते हैं, तो उसके कारण भी शरीर में वायु बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ओल्ड एज में ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेज या फिर एक साथ 4-5 किलोमीटर लोग चल लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट मैंने ये भी ऐड किया है कि कपालभाति, आजकल योग आसन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और उसको देखकर कुछ ओल्ड एज वाले पेशेंट मुझे बताते हैं कि हर रोज़ मैं ऐसे योग आसन करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, आधे घंटे तक वो कपालभाति करते हैं और पेट की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो या तो वो कपालभाति ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो एकदम जल्दी से कर रहे हैं, या फिर एक्सेसिव कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कपालभाति करने से क्या होता है कि पेट की मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब डाइट की बात करेंगे, कौन सा डाइट अच्छा है और कौन सा डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन में, ये देखेंगे। सबसे पहले है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन आवर डाइट। मॉडर्न साइंस कहता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको पेट को ठीक रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिले ऐसा डाइट आपको खाना है। फाइबर्स क्या करता है कि वो आंतों में जाकर पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो उसके कारण जो स्टूल है वो ढीला होता है और इजीली पास हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। लेकिन आयुर्वेद थोड़ा अलग है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपने ज़्यादा एक्सेसिव फाइबर्स ले लिए तो वो खुद भी डाइजेस्ट नहीं होंगे और उसके साथ जो आपने डाइट लिया है वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं होने देगा। तो फाइबर्स किस में से हमें मिलते हैं? तो अनाज में से मिलते हैं, वेजिटेबल्स में से मिलते हैं, फ्रूट्स में से मिलते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी यही है कि वेजिटेबल सलाद वर्सेस फ्रूट सलाद। तो आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो सुबह के नाश्ते में या खाने से पहले, या अगर उनको खाना नहीं खाना तो सिर्फ वेजिटेबल सलाद खाना प्रीफर करते हैं। तो मैं इसका विरोधी हूँ। फ्रूट सलाद, आयुर्वेद कभी भी ऐसा नहीं कहता कि आप जो वेजिटेबल्स है वो कच्चे खाएं। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि आप उसको फ्राई करके, पकाकर, अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। क्योंकि इसमें एक्सेसिव फाइबर्स होता है वेजिटेबल सलाद में, वो हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो गैस करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। हाँ, अगर आपकी अग्नि बहुत ही अच्छी है, आप की डाइजेस्टिव पावर बहुत ही अच्छी है, तो आप वेजिटेबल सलाद ले सकते हैं। लेकिन तो भी मैं कहूँगा कि उस पर थोड़ा काले मरी का पाउडर या फिर ब्लैक सॉल्ट का पाउडर स्प्रिंकल करके आपको खाना चाहिए। तो भी वेजिटेबल सलाद से बेटर मैं फ्रूट सलाद को मानता हूँ। वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है और उसमें फाइबर्स भी अच्छे खासे होते हैं। तो अगर आपको लेना है तो मैं फ्रूट सलाद ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। दूसरी चीज़ है स्प्राउटेड बीन्स, अंकुरित अनाज। जो हम अंकुरित करके मग खाते हैं या फिर चने खाते हैं, वो भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अच्छे से भूख लग रही है, आपकी डाइजेस्टिव पावर बहुत ही अच्छी है, तो आप खाइए, वरना ये भी गैस करता है, भूख को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। तो स्प्राउटेड बीन्स ऐसे ही खाए, उससे बजाय आप उसको स्प्राउटेड करके उसको अच्छे से घी डाल के फ्राई कर लीजिए, उसमें गरम मसाले डालकर, तो वो खाइए, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। होल ग्रेन, साबुत अनाज हमें खाना चाहिए। आटा जितना पतला होगा, जितना रिफाइन होगा, वो पचने में उतना ही हैवी होगा। आटा जितना मोटा होगा, साबुत होगा, वो पचने में उतना ही हल्का होगा।
अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो थोड़े मोटे आटे की खाना चाहिए, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं करती। आटा जितना हम बारीक करके उसकी रोटी बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन करती है, गैस करती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। जैसे कि ये बात करेंगे मैदे की, तो मैदा क्या है, तो वो एक तरह से गेहूं का जो पाउडर है उसको और बारीक रिफाइन करके बनाया हुआ है, तो वो कॉन्स्टिपेशन करता है, गैस करता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मैदे की आइटम्स तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। खाने में हमेशा फ्रेश और वार्म फूड खाना है, ठंडी और बासी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे मैंने बता चुका हूँ, काऊ घी, गाय का घी, तो वो सुबह शाम आपको अच्छे से खाना है। वो क्या करता है कि जो स्टूल को है लुब्रिकेट करता है, आंतों की जो चिकनाहट है उसको बरकरार रखता है, पेट में गैस नहीं होने देता। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पानी हमेशा गुनगुना गर्म पीना है, तो पेट की तकलीफ़ें आपकी दूर रहेगी। आयुर्वेद में गुनगुने पानी के तो फ़ायदे दिखाई है, साथ में आधा जला हुआ पानी, 1/4 तक जला हुआ पानी, ऐसे पानी के अलग अलग गुण बताए हैं। तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं ऐसा कहूँगा कि गुनगुना गर्म पानी आपको पीना चाहिए। सुबह जल्दी से उठना चाहिए और सुबह कम से कम 6 बजे तक उठ जाइए, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, तो इजीली आपको मोशन आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। लास्ट में बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स की। खाने की कुछ आदतें हमारी बुरी होती है, तो उसको हमें सुधारना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है कि खाना धीरे धीरे आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि मुंह में उसका आधा पाचन तो हो जाता है, तो पेट को कष्ट कम पड़ता है। दूसरा, आयुर्वेद कहता है कि शांत मन से खाना चाहिए। खाते समय चिंता, टेंशन, ये सब ज़्यादा सोचना, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, मन को ज़्यादा कष्ट देते हैं, तो आप जो खाना खा रहे हो वो इजीली डाइजेस्ट होगा नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन वो करेगा। अगर आपका खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तभी दूसरे दिन मोशन अच्छा आएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो आप गलत खाना खा रहे हैं, या फिर आप जो खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। ईटिंग हैबिट्स में एक चीज़ है कि पानी, हम खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं या खाते खाते ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। हाँ, खाते खाते आप 4-5 घूंट पानी पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद आपको थोड़ा टहलना है, कम से कम 100 स्टेप आपको चलने हैं, और उसके बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बाएं करवट लेकर थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आराम करना है, और फिर आप जो अपना रूटीन है वो कर सकते हैं। तो इतना करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद देखते हैं कि कुछ मेडिकेशंस है, कुछ मेडिसिन्स है जो हम लेते हैं और वो कॉन्स्टिपेशन करता है। तो उसमें सबसे पहले है कि पेन किलर्स। कुछ पेन किलर्स हैं, NSAIDs हैं, जैसे कि इबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स है, एंटी डिप्रेशंस है, ये बहुत ही कॉमन है। जो डिप्रेशन वाले हैं उनको तो कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, उसके साथ साथ वो जो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं उनको और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो और आयरन सप्लीमेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करता है। आप सिंगल आयरन की गोली ले रहे हैं या फिर उसके साथ दूसरे सप्लीमेंट्स भी है, तो और आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद इसकी वजह से ये हो सकता है। आयुर्वेद में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो आयरन सप्लीमेंट्स, जिसको लौह भस्म हम आयुर्वेद में कहते हैं, उसके फॉर्मुलेशन ऐसे बनाए गए हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, तो आप उसमें भी स्विच ओवर कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की जो मेडिसिन्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। अगर आप ये सब मेडिसिन ले रहे हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप उसमें कुछ बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। टाइप्स, 2 टाइप्स हैं उसके, एक शॉर्ट टर्म और एक क्रॉनिक। शॉर्ट टर्म कॉन्स्टिपेशन किसको कहेंगे कि जो कभी कभार होता है और थोड़े समय में वो अपने आप रिलीव हो जाता है। जैसे कि कभी खान पान में कुछ चेंजेस हुआ, हम कहीं बाहर गए, पानी में चेंजेस हुआ, हमारे रूटीन में कुछ चेंजेस होता है,
या फिर कभी कभार देर रात तक जाग लिया तो सुबह मोशन ठीक से नहीं आता, तो ये टेम्पररी होता है और उसमें कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम रूटीन को रेगुलर करते हैं वो पेट भी अपने आप रेगुलर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्स्टिपेशन है। और दूसरा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें चिंता की बात है और ये दिक्कत कर सकता है। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ये क्या है? तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बार बार रहती है, 6 महीने से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंडर आएंगे। शुरू में पेशेंट क्या होता है कि वो ध्यान पर नहीं लेता, उसको नेगलेक्ट करता जाता है कि होता है कॉन्स्टिपेशन, कुछ खा लिया होगा, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो ध्यान में नहीं लेता। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो OTC मेडिसिन, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन बाज़ार में बहुत सारी उपलब्ध है, टीवी में भी बहुत सारी एड्स आती हैं, तो आयुर्वेदिक चूर्ण या गोली वो ले आते हैं, उससे उनको राहत भी होती है, फ़ायदा होता है। तो वो थोड़े समय लेते, फिर बंद करते, फिर कुछ दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि फिर वो प्रोडक्ट्स भी उनको असर नहीं कर पाते, क्योंकि जो बाज़ार में ऐसे रेडीमेड चूर्ण और गोली मिलते हैं वो थोड़े हाई पावर के होते हैं और उसके कारण आंतों को और ज़्यादा नुकसान होता है। वो आंतों को और ज़्यादा ड्राई करते हैं, मल को सुखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करके मल को साफ लाते हैं, तो उसके कारण आंतों को नुकसान हो सकता है। इंटेस्टाइन कॉलन्स की वॉल में ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन भी और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो उसके साथ आप उसका डोज भी बढ़ाते जाते हैं और फिर आपको लास्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान करता है। तो ये अपने आप खुद ही उसकी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये मैं प्रीफर करूँगा। अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन आपको कर सकता है। वो सिंपल गुदे मार्ग में पाइल से लेकर आपकी मृत्यु तक के कॉन्स्टिपेशन, आपकी डेथ भी ये कर सकता है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है बहुत लंबे समय से, तो पेट की जो अपान वायु है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाती, इसके लिए वो ऊपर की तरफ आती है और ऊपर की तरफ आकर वो जिस ऑर्गन में, जिस अंग में जाएगी वहाँ पर यह कॉम्प्लिकेशन दिक्कत करती है। जैसे कि अगर वो किडनी में जाएगी तो किडनी फेल भी कर सकती है, अगर वो हार्ट में जाएगी तो हार्ट अटैक भी ला सकती है, ब्रेन में जाएगी तो पैरालिसिस भी कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाना है, वो आपको सलाह देंगे और प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके प्रकृति के हिसाब से वो चेक करेंगे, आपको प्रॉपर डाइट देंगे और डाइट के साथ साथ आपकी अग्नि को ठीक करें, आपकी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करें, ऐसी दवाइयाँ देंगे। कॉन्स्टिपेशन का रीज़न क्या है वो जानकर ऐसी एडवाइस आपको देंगे। और लास्ट में आयुर्वेद की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है पंचकर्म में, वो बस्ती ट्रीटमेंट है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वालों को अक्सर ऐसी बस्ती ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और बस्ती के बारे में आप ज़्यादा अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक फिजिशियंस से मिलकर जान सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं कि आपकी पेट की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, कॉलन की वॉल से जो नेचुरली लुब्रिकेटेड होती है, जो ड्राई हो गई थी वो फिर से हरी भरी होती है, जो स्टूल है वो लुब्रिकेटेड होता है, इजीली पास होता है और आंतों को, दीवार को वो मजबूत करता है। अगर मन डिस्टर्ब होने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन है तो बस्ती के कारण वो भी फ़ायदा करता है। तो ये हमने सारी बातें की कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रेरक शाह का, कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया और मैंने अपनी बात रखी। आयुलिंक आयुर्वेद हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपके जो कोई क्वेश्चंस है, सजेशंस है या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।